मेरी शादी को अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ था कि कुछ महीनों बाद ही मेरे पति का देहांत हो गया। ये सदमा मेरे लिए बहुत बड़ा था। एक दिन एक पुलिस वाला हमारे घर आया और उसने जो सच मुझे बताया वो सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरा नाम प्रिया है। मेरे अपने माँ बाप नहीं थे। मैं अपने मामा और मामी के साथ रहती थी। उन्होंने ही मुझे बचपन से पाला था। उनके अपने कोई बच्चे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह प्यार दिया। मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा और कभी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं उनकी अपनी औलाद नहीं हूँ। लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में मुझे हमेशा लगता था कि खून का रिश्ता और पालने वाले का रिश्ता अलग होता है। और शायद इसी वजह से जब मैं बड़ी होने लगी तो मामा मामी को मेरी शादी की चिंता सताने लगी। मैं देखने में काफी सुंदर थी और पूरे मोहल्ले में लोग मेरी तारीफ किया करते थे। मामा मामी चाहते थे कि मेरी शादी किसी अच्छे घर में हो जाए ताकि मेरी जिंदगी सुरक्षित हो जाए। हम लोग कोई बहुत अमीर तो नहीं थे, बस एक साधारण मिडिल क्लास परिवार से थे, इसलिए हमारे सपने भी साधारण ही थे। हम बस इतना चाहते थे कि मुझे एक अच्छा और समझदार पति मिल जाए। हमारे मोहल्ले में रहने वाली एक आंटी ने ही एक दिन मेरे लिए रिश्ता बताया। लड़के का नाम राजीव था। वो ट्रक चलाता था, देखने में लंबा चौड़ा और बहुत ही अच्छा लगता था। उसकी बात करने का तरीका भी बहुत अच्छा था। मामा मामी ने जब उसके बारे में जानकारी ली तो उन्हें वो बहुत पसंद आ गया, क्योंकि वो मेहनती था और अपनी कमाई से घर चलाता था। उसके अपने माँ बाप नहीं थे और घर में सिर्फ उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम रवि था। कुछ ही दिनों में दोनों परिवारों ने बात पक्की कर दी और फिर मेरी शादी राजीव से हो गई। शादी का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। मैं एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही थी और मेरे मन में खुशी के साथ साथ थोड़ा डर भी था। शादी की सारी रस्में पूरी हुई और फिर वो रात आ गई जब मैं पहली बार अपने नए घर में दुल्हन बनकर बैठी थी। मैं शर्माते हुए बिस्तर के एक कोने में बैठी थी, तभी राजीव कमरे में आया। उसने धीरे से मेरा घूंघट उठाया और मुस्कुराते हुए बोला, सच कहूँ तो तुम बहुत ही खूबसूरत हो। मुझे तो लगता है लोग तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकते होंगे। उसकी बात सुनकर मैं और भी ज्यादा शर्माने लगी और सर झुकाकर बैठी रही। फिर वो मेरे पास बैठा और बोला, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा क्योंकि रात काफी हो चुकी थी, लेकिन उसने मुस्कुराकर मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बाहर ले गया। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ सन्नाटा था। घर के सामने एक बड़ा सा ट्रक खड़ा था। उसने ट्रक की तरफ इशारा करके कहा, ये मेरा ट्रक है, मैं इसी से सामान एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाता हूँ। ये सिर्फ एक ट्रक नहीं है बल्कि मेरी पूरी दुनिया है। पहले ये मेरे पिताजी का सपना था और अब मैंने इसे अपनी मेहनत से संभाला है। मैं इसे अपने बच्चे की तरह प्यार करता हूँ। फिर वो कुछ पल चुप रहा और बोला, आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज दिखा रहा हूँ, क्योंकि अब तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। अगर कभी मैं किसी काम से दूर रहूं तो तुम इसका ख्याल रखना। उसकी बात सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुरा दी और मैंने हाँ में सर हिला दिया। फिर हम दोनों घर वापस आ गए। घर बड़ा तो नहीं था, एक छोटा सा कमरा था, सामने छोटा सा आंगन था और एक तरफ रसोई थी, लेकिन उसमें अपनापन बहुत था। ऐसा लग रहा था जैसे उस घर की हर चीज में मेहनत और प्यार बसा हुआ हो। हम दोनों देर तक बैठकर बातें करते रहे। तभी मैंने उससे पूछा, तुम्हारा छोटा भाई रवि शादी में क्यों नहीं आया? तब वो बोला कि वो हॉस्टल में रहता है और उसके इम्तिहान चल रहे हैं, इसीलिए नहीं आ सका, लेकिन कुछ दिनों बाद वो हमारे साथ रहने आ जाएगा। मैंने मन ही मन सोचा कि अगर इम्तिहान खत्म होने का इंतजार कर लेते तो वो भी शादी में शामिल हो जाता, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। तभी वो हंसकर बोला, क्या सोच रही हो? मैंने जल्दी से कहा कि कुछ नहीं और फिर अपनी बात बदल दी। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि राजीव मेरे लिए नाश्ता लेकर आया था। उसने कहा कि जल्दी से तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाऊंगा। उसकी बात सुनकर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगा कि वो मेरी खुशी का ध्यान रखता है। हम दोनों बाहर गए, एक बड़े से रेस्टोरेंट में खाना खाया। फिर उसने मुझे बाजार घुमाया, मेरे लिए कपड़े खरीदे, चूड़ियाँ खरीदी और कुछ छोटी छोटी चीजें भी दिलाईं। पूरे दिन में उसके साथ समय बिताकर मुझे अच्छा लगा कि शायद मेरी किस्मत सच में अच्छी है। शाम को हम वापस घर लौट आए और धीरे धीरे मैं उस घर और उस जिंदगी में ढलने लगी। कुछ ही दिनों में मैंने घर और रसोई की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। राजीव सुबह जल्दी काम पर निकल जाता था और कई बार देर रात को लौटता था, क्योंकि उसका काम ही ऐसा था। लेकिन जब भी वो घर आता, उसके चेहरे पर मुस्कान होती और वो सबसे पहले मुझसे पूछता कि मेरा दिन कैसा रहा। इसी तरह दिन गुजरने लगे
और मैं अपनी नई जिंदगी में धीरे धीरे खुश रहने लगी थी। अब घर भी अपना लगने लगा था और राजीव के साथ एक अपनापन सा महसूस होने लगा था। मुझे लगने लगा था कि शायद ऊपर वाले ने मेरे लिए सच में एक अच्छा जीवन साथी चुना है। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरी जिंदगी बहुत जल्द एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां से सब कुछ बदल जाने वाला था। मेरी शादी को अब 2 महीने हो चुके थे और मैंने अपने नए घर और अपनी नई जिंदगी को पूरी तरह अपना लिया था। अब ये घर मुझे पराया नहीं लगता था, बल्कि अपना सा लगने लगा था। सुबह आँख खुलते ही मैं घर के कामों में लग जाती थी, आंगन साफ करती थी, रसोई संभालती थी, खाना बनाती थी और फिर पूरे घर को अच्छे से व्यवस्थित करती थी। राजीव भी मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसने घर के सामने वाली दुकान पर पहले ही कह रखा था कि मेरी पत्नी जब भी यहाँ आए और जो भी सामान मांगे उसे दे देना और हिसाब अपनी कॉपी में लिख लेना। महीने के आखिर में मैं सारे पैसे चुका दूंगा, इसलिए मुझे कभी किसी चीज़ के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती थी। जब भी घर में किसी चीज़ की ज़रूरत होती, मैं सामने वाली दुकान से ले आती थी। धीरे धीरे दुकान वाला भी मुझे पहचानने लगा था और बिना पूछे समझ जाता था कि मुझे क्या चाहिए। महीने भर में बहुत सोच समझकर खर्च करती थी। मैं हमेशा सिर्फ घर की ज़रूरत की चीज़ें ही खरीदती थी, क्योंकि बचपन से ही मैंने यही सीखा था कि जितना ज़रूरी हो उतना ही खर्च करना चाहिए। एक दिन महीना पूरा हुआ तो राजीव दुकान वाले का पूरा हिसाब चुकाकर घर आया। उसके हाथ में दुकान वाले की कॉपी थी। वो हंसते हुए मेरे पास बैठ गया और बोला, अरे ये क्या, तुमने तो पूरे महीने में सिर्फ घर का सामान ही लिया है, अपने लिए कभी कुछ भी नहीं लिया? ना कोई चॉकलेट, ना बिस्किट, ना मिठाई, ना कोई और चीज़। आखिर ऐसा क्यों? मैंने मुस्कुराकर कहा कि मुझे इन सब चीज़ों का ज़्यादा शौक नहीं है और वैसे भी मैं जितना ज़रूरी हो उतना ही खर्च करती हूँ। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, प्रिया, तुम अब भी खुद को इस घर में मेहमान समझती हो क्या? ये घर तुम्हारा है और मेरी कमाई पर तुम्हारा उतना ही हक है जितना मेरा है। तुम्हें जो अच्छा लगे वो लिया करो। अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद है तो उसे खरीदने में मत सोचा करो। मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत साल अकेले बिताए हैं। अब मेरी ज़िंदगी में तुम आ गई हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी न रहे। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं खुद लेकर आऊँगा। उसकी बातें सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, क्योंकि उसकी बातों में दिखावा नहीं था। वो सच में मेरा बहुत ख्याल रखता था और मुझे बहुत प्यार करता था। मैं मन ही मन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती थी कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा जीवन साथी दिया। धीरे धीरे दिन बीतते गए और हमारी जिंदगी बहुत सुकून से चलने लगी। सुबह वो काम पर निकल जाता था और मैं घर संभालती थी। शाम को उसके आने का इंतजार करती थी और जब वो लौटता था तो घर में जैसे रौनक ही आ जाती थी। वो आते ही सबसे पहले मुझसे पूछता था कि मेरा दिन कैसा रहा और फिर हम दोनों बैठकर बातें करते थे। मुझे उसकी ये आदत बहुत पसंद थी, क्योंकि चाहे वो कितना भी थका हुआ क्यों ना हो, वो मेरे लिए समय ज़रूर निकालता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। उस दिन मैं बाजार गई थी। मुझे घर के लिए सब्जियां खरीदनी थी। बाजार में हमेशा की तरह काफ़ी भीड़ थी। लोग इधर उधर घूम रहे थे, दुकानदार आवाज़ें लगा रहे थे और हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। मैं सब्जियां खरीद रही थी कि अचानक मेरी नज़र सड़क के किनारे बैठे एक भिखारी पर पड़ी। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा धूल मिट्टी से भरा हुआ था। पहली नज़र में वो एक साधारण भिखारी ही लग रहा था, लेकिन न जाने क्यों उसे देखते ही मेरे कदम वहीं रुक गए। मुझे उसके चेहरे में कुछ जाना पहचाना सा लगा। मैंने दोबारा गौर से उसकी तरफ देखा और तभी मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि वो आदमी मुझे बहुत हद तक राजीव जैसा लग रहा था। मैं खुद अपनी सोच पर हैरान थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता था। राजीव तो इस समय अपने काम पर होगा, फिर भी मेरी नज़रें उस आदमी से हट नहीं रही थी। मैं उसे लगातार देखती रही और जितना ज़्यादा देखती उतना ही मुझे लगता कि उसके चेहरे में राजीव की झलक है। मैं खुद को समझा रही थी कि शायद ये मेरा वहम है, लेकिन मेरा मन मानने को तैयार नहीं था। वो भिखारी धीरे धीरे उठकर चलने लगा। कुछ लोग उसे पैसे दे रहे थे, कुछ लोग बिना देखे आगे बढ़ रहे थे और मैं न जाने क्यों उसके पीछे चल पड़ी। मैं उससे कुछ दूरी बनाकर चल रही थी ताकि उसे पता न चले कि मैं उसका पीछा कर रही हूँ। वो एक गली की तरफ मुड़ा और मैं भी उसके पीछे गई, लेकिन जैसे ही मैं उस गली के मोड़ तक पहुँची, वो अचानक से कहीं गायब हो गया। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आया। मुझे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ गया। कुछ देर तक मैं वहीं खड़ी रही, लेकिन जब वो नहीं मिला तो मैं वापस घर लौट आई।
रास्ते भर मेरा मन बेचैन रहा। मैं बार बार उसी के बारे में सोच रही थी कि आखिर वो आदमी कौन था और मुझे राजीव जैसा क्यों लग रहा था। घर पहुंचकर भी मेरा ध्यान किसी काम में नहीं लग रहा था। मैं खाना बना रही थी, लेकिन दिमाग में वही बात घूम रही थी। कभी लगता कि ये सिर्फ मेरा वहम था और कभी लगता कि मैंने सच में कुछ अजीब देखा है। शाम धीरे धीरे रात में बदल गई और मैं राजीव का इंतजार करने लगी। उस रात वो रोज से काफी देर से घर आया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और अंदर आया, उसके चेहरे पर हमेशा की तरह वही मुस्कान थी जो मुझे देखते ही आ जाती थी। उसने आते ही पूछा, प्रिया तुमने खाना खा लिया? मैंने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन मेरा ध्यान उसकी बातों में नहीं था। मैं लगातार उसके चेहरे को देख रही थी, शायद ये जानने की कोशिश कर रही थी कि कहीं वो वही आदमी तो नहीं था जिसे मैंने बाजार में देखा था। तभी मैंने उससे पूछा, आज तुम कहाँ थे? वो हंसकर बोला, मुझे और कहाँ होना है, अपने काम पर था, जैसा कि रोज होता हूँ, वैसे ही आज भी था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, कहीं और भी गए थे क्या? उसने बिना एक पल सोचे कहा कि नहीं, मैं और कहाँ जाऊंगा। फिर उसने मुस्कुराकर पूछा, आखिर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? मैंने जल्दी से अपनी बात बदल दी और कहा, बस ऐसे ही पूछ रही थी। फिर मैं खाना लगाने उठी तो वो बोला, रहने दो, आज मैं बाजार से खाना खाकर आया हूँ, रास्ते में जरा देर हो गई थी इसलिए वहीं पर खा लिया। इतना कहकर वो बिस्तर पर लेट गया और कुछ ही देर में सो भी गया। लेकिन उस रात मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं उसकी तरफ देख रही थी और मेरे दिमाग में बार बार वही भिखारी घूम रहा था। जितना मैं उस बात को भूलना चाहती थी, उतना ही वो चेहरा मेरे सामने आ जाता था। मैं खुद को समझा रही थी कि शायद ये सिर्फ मेरा वहम है, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में एक अजीब सा डर पैदा हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बात मुझसे छिपाई जा रही हो और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में ये छोटी सी घटना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य बनकर सामने आने वाली थी। राजीव के भी बहुत सारे सपने थे। वो चाहता था कि एक दिन हमारा अपना बड़ा सा घर हो, घर के बाहर हमारी अपनी गाड़ी खड़ी हो और हमें कभी पैसों की चिंता न करनी पड़े। वो अक्सर रात को बैठकर अपने सपनों के बारे में मुझसे बातें करता था और मैं भी उसकी बातें सुनकर खुश हो जाती थी, क्योंकि हर इंसान की तरह उसके भी कुछ सपने थे जिन्हें वो पूरा करना चाहता था। लेकिन उसकी एक बात मुझे हमेशा अजीब लगती थी और वो थी उसके पैसों का हिसाब। मुझे कभी समझ ही नहीं आता था। कभी वो कहता था कि इस महीने काम कम मिला है और पैसे नहीं बचे, तो कभी अचानक उसके पास इतने पैसे आ जाते थे कि मुझे हैरानी होने लगती थी। मैं कई बार उससे पूछना चाहती थी, लेकिन फिर सोचती थी कि शायद मैं बेकार में ज्यादा ही सोच रही हूँ। एक दिन महीने का आखिरी समय था, बिजली का बिल भर दिया गया था, घर में राशन आ चुका था और बाकी जरूरी खर्चे भी पूरे हो चुके थे। 2 दिन पहले ही राजीव मुझसे कह रहा था कि इस बार उसके पास ज्यादा पैसे नहीं बचे और अगले महीने तक थोड़ा संभल कर खर्च करना होगा। मैंने उसकी बात पर भरोसा कर लिया, लेकिन उसी दिन जब मैं उसके कपड़े धोने के लिए निकाल रही थी, तभी उसकी पैंट की जेब में मुझे एक कागज मिला। पहले तो मैंने सोचा कि कोई रसीद होगी, लेकिन जब मैंने उसे खोल कर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो 60,000 रुपए का चेक था। मैं कुछ पल तक उसे हाथ में पकड़े खड़ी रह गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या है। अगर उसके पास पैसे नहीं थे तो फिर ये 60,000 रुपए का चेक कहाँ से आया था और उसने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं। मेरे मन में एक के बाद एक सवाल उठने लगे। क्या वो मुझसे कुछ छिपा रहा है? क्या उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? मैं बहुत देर तक उसी चेक को देखती रही। फिर मैंने फैसला किया कि अभी मैं उससे कुछ नहीं पूछूंगी। मैंने वो चेक अपने पास संभाल कर रख लिया और सोचा कि शायद कुछ दिनों बाद वो खुद ही इसके बारे में मुझसे बात करेगा। लेकिन दिन गुजरते गए और उसने इस बारे में एक शब्द तक नहीं कहा। 2 दिन बीते, फिर 1 हफ्ता बीत गया और देखते ही देखते 15 दिन निकल गए, लेकिन उसने उस चेक का जिक्र तक नहीं किया। अब मेरे मन का शक और ज्यादा बढ़ने लगा था। मैं हर दिन सोचती थी कि शायद आज वो बताएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर एक दिन शाम को वो काम से घर लौटा। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कान थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में मुझे हल्की सी बेचैनी दिखाई दी। वो कुछ देर तक इधर उधर देखता रहा और फिर अचानक मेरे पास आकर बोला, प्रिया क्या तुम्हें मेरी जेब से कुछ मिला था? उसका ये सवाल सुनकर मेरा दिल एक पल के लिए जोर से धड़क उठा, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया और सामान्य आवाज में कहा कि नहीं तो, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। वो कुछ पल तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, तुमने ठीक से देखा था ना? मैंने कहा कि हाँ, मैंने अच्छे से देखा था। आखिर बात क्या है? आपका कुछ खो गया है क्या? वो तुरंत बोला, नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही।
मैंने फिर पूछा, अगर कुछ खोया नहीं है तो आप क्या ढूंढ रहे थे? वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अरे कुछ नहीं, बस यूं ही पूछ रहा था। फिर उसने अपनी बात बदल दी, जैसा कि हमेशा बदल देता था। मैं उसे देखती रह गई, क्योंकि जब भी मैं उससे कोई ऐसा सवाल पूछती थी जिसका जवाब वो नहीं देना चाहता था, तो वो बहुत प्यार से बात को घुमा देता था। उसकी यही बात मुझे सबसे ज्यादा उलझाती थी। वो कभी गुस्सा नहीं करता था, कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, बल्कि इतनी नरमी से जवाब देता था कि सामने वाला आगे सवाल ही न कर सके। लेकिन इस बार मेरा मन मानने को तैयार ही नहीं था। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वो मुझसे कुछ छिपा रहा है, और वो कोई छोटी बात नहीं थी। उस रात भी वो सामान्य तरीके से खाना खाकर सो गया, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं छत को देखती रही और बार बार वही 60,000 रुपए का चेक मेरे सामने घूमता रहा। अगर वो चेक उसके काम का था तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया, और अगर वो उसके काम का नहीं था तो फिर वो उसके पास कहां से आया? इसी तरह धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि राजीव की जिंदगी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई देती है। दिन में वो एक साधारण ट्रक ड्राइवर लगता था, लेकिन उसके आसपास कुछ ऐसी बातें थी जो आपस में बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। कभी अचानक पैसे आ जाते थे, कभी वो कहता था कि उसके पास कुछ नहीं है, कभी देर रात घर आता था, और कभी बिना वजह बातों को टाल देता था। और सबसे बड़ी बात, वो भिखारी जिसे मैंने बाजार में देखा था, उसका चेहरा आज भी मेरे दिमाग से नहीं निकला था। मुझे नहीं पता था कि इन सारी बातों का आपस में कोई संबंध है या नहीं, लेकिन मेरा दिल बार बार कह रहा था कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं था। मेरे माँ बाप बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए थे। मामा मामी ने मुझे पाला था, लेकिन शादी के बाद मेरी पूरी दुनिया सिर्फ राजीव ही था। मैं उससे बहुत प्यार करती थी और उस पर आंख बंद करके भरोसा करना चाहती थी। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझे धोखा दे सकता है या मेरे भरोसे को तोड़ सकता है। लेकिन अब मेरे सामने ऐसे सवाल खड़े हो रहे थे जिनका जवाब मुझे चाहिए था। मैं हर बार खुद को समझा देती थी कि शायद मैं बेकार में ज्यादा सोच रही हूँ, लेकिन फिर कोई नई बात सामने आ जाती थी और मेरा शक पहले से ज्यादा गहरा हो जाता था। आखिरकार उस रात मैंने अपने मन में एक फैसला कर लिया। मैं अब और अंधेरे में नहीं रहने वाली थी। चाहे जो हो जाए, मैं इस बात का पता लगाकर रहूंगी कि सच्चाई क्या है। ये 60,000 रुपए का चेक कहाँ से आया था, वो भिखारी कौन था, और राजीव मुझसे क्या छिपा रहा था। मैंने तय कर लिया था कि अब मैं हर बात पर ध्यान दूंगी, उसके आने जाने के समय पर नजर रखूंगी, उसकी बातों को गौर से सुनूंगी, और जरूरत पड़ी तो उसका पीछा भी करूंगी। क्योंकि अब ये सिर्फ एक शक नहीं रह गया था, बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल बन चुका था। और जब तक मुझे इसका जवाब नहीं मिल जाता, तब तक मुझे चैन नहीं मिलने वाला था। एक दिन राजीव मुझे अपने साथ बाजार लेकर गया था। उस दिन मेरा मन भी बहुत अच्छा था, क्योंकि काफी दिनों बाद हम दोनों साथ में बाहर निकले थे। रास्ते भर हम बातें करते रहे। कभी वो मजाक करता तो कभी मुझे छेड़ता, और मैं हंसने लगती थी। हम दोनों ने रास्ते में एक दुकान से जूस लिया और वहीं खड़े होकर जूस पीने लगे। तभी मेरी नजर सड़क के किनारे दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी सूट की दुकान पर पड़ी। दुकान के शीशे के अंदर एक बहुत सुंदर सूट रखा हुआ था। उसका रंग बहुत ही प्यारा था और उस पर इतना सुंदर काम हुआ था कि मेरी नजर उसी पर टिक गई। मैं कुछ देर तक उसे देखती रही। फिर मैंने तुरंत राजीव का हाथ पकड़कर कहा, देखो ना, वो सूट कितना सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। राजीव ने भी उस तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, हाँ सच में बहुत अच्छा है। लेकिन उसके बाद मैंने खुद ही कहा कि रहने दो, ये तो बहुत महंगा होगा, हम लोग बस उसे देखकर खुश हो सकते हैं। मेरी बात सुनकर उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया, और फिर हम दोनों आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर जाकर हम एक चाट की दुकान पर रुक गए। राजीव बोला, आज चाट खाते हैं, बहुत दिनों से नहीं खाई। मैंने भी हाँ कर दी। हम दोनों चाट का ऑर्डर देने ही वाले थे। अचानक वो बोला, अरे मैं तो उसे 200 रुपए देना ही भूल गया, रुको जरा मैं अभी आया। और इतना कहकर वो जल्दी से वहाँ से चला गया। मुझे उसके जाने की दिशा देखकर ही समझ आ गया था कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं कहा और ऐसे दिखाया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं हो। मैं वहीं खड़ी उसका इंतजार करती रही। लगभग 10-15 मिनट बाद वो वापस आया। उसके हाथ में एक बड़ा सा पैकेट था। उसने आते ही वो पैकेट मेरी तरफ बढ़ा दिया और बोला, ये तुम्हारे लिए है। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर पैकेट खोला तो मेरी आंखें फैल गईं, क्योंकि उसके अंदर वही सूट था जिसे देखकर मैं कुछ देर पहले रुक गई थी। मैं उसे देखकर खुश भी थी और हैरान भी।
मैंने तुरंत कहा, अरे ये तो वही सूट है जो मुझे पसंद आया था, लेकिन ये तो बहुत महंगा होगा, तुम इसे क्यों ले आए? राजीव हंसकर बोला, अरे नहीं, इतना भी महंगा नहीं था, बस 5,000 रुपए का था। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, 5,000 भी कोई कम होते हैं क्या? और सच बताओ, ये 5,000 का तो बिल्कुल नहीं लग रहा। इसका कपड़ा देखो, इस पर कितना सुंदर काम हुआ है। ये तो उससे भी ज्यादा महंगा होगा ना? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। उसने तुरंत कहा, नहीं नहीं, सच में 5,000 का ही है। उसमें एक छोटा सा छेद था, इसलिए दुकानदार ने कम पैसे में दे दिया। मैं उसकी बात सुन रही थी, लेकिन मुझे उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने कहा, अच्छा कहाँ है छेद, मुझे भी तो दिखाओ। वो तुरंत बात घुमाते हुए बोला, अरे छोड़ो ना, वो सब घर चलकर देख लेना। पहले चाट खाते हैं, फिर घर जाकर मुझे ये सूट पहनकर दिखाना। मैं समझ गई थी कि वो मुझे असली बात बताना ही नहीं चाहता, इसलिए मैंने भी ज़्यादा बहस नहीं की और बात वहीं पर ख़त्म कर दी। लेकिन मेरे मन में एक और सवाल जुड़ गया था। हम दोनों चाट खाकर घर वापस आ गए, लेकिन पूरे रास्ते मैं यही सोचती रही कि एक साधारण ट्रक ड्राइवर, जिसके पास कभी कभी महीने के आखिर में पैसे भी नहीं बचते, वो इतनी आसानी से इतना महंगा सूट कैसे खरीद सकता है। और सिर्फ यही नहीं, पिछले कुछ महीनों से मैंने कई ऐसी बातें देखी थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। कभी उसकी जेब से 60,000 रुपए का चेक निकल आता था, कभी वो कहता था कि उसके पास पैसे नहीं है, और फिर अचानक वो महंगी चीज़ें खरीद लाता था। अब मुझे यकीन होने लगा था कि उसके पास पैसे सिर्फ ट्रक चलाने से नहीं आ रहे थे। कहीं न कहीं कोई और बात ज़रूर थी जो वो मुझसे छिपा रहा था, लेकिन वो बात क्या थी, ये मैं अभी तक नहीं जान पाई थी। उस रात मैं काफ़ी देर तक यही सोचती रही और मन ही मन फैसला किया कि अब मैं उससे सच ज़रूर पूछूंगी, चाहे वो बुरा माने या नाराज़ हो, लेकिन मुझे सच्चाई जाननी ही होगी, क्योंकि वो सिर्फ मेरा पति नहीं था, बल्कि मेरी पूरी दुनिया था, और मैं उसके बारे में अंधेरे में नहीं रहना चाहती थी। अगले दिन सब कुछ सामान्य था, लेकिन मेरे मन के सवाल वैसे ही बने हुए थे। शाम को जब वो काम पर जाने लगा, तो वो मेरे पास आया और बोला, प्रिया, आज रात मुझे थोड़ा ज़रूरी काम है, इसलिए घर लौटने में देर हो जाएगी। तुम मेरा इंतज़ार मत करना, समय से खाना खा लेना और अपना ध्यान रखना। उसकी आवाज़ में हमेशा की तरह प्यार था, लेकिन पता नहीं कि उस दिन मुझे उसके शब्द कुछ अलग लगे, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन कह नहीं पा रहा हो। वो दरवाजे तक गया, फिर अचानक वापस मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, मैं बाहर जा रहा हूँ और तुम मुझे गले भी नहीं लगाओगी। मैं हंस पड़ी और बोली, आप भी ना, जब भी बाहर जाते हैं ऐसे ही बातें करते हैं, जैसे कि बहुत दूर जा रहे हों। वो कुछ पल मुझे देखता रहा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, क्या पता मैं वापस ही ना आऊँ। उसकी बात सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप ठीक से जाइए और जल्दी वापस आइए, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। वो मुस्कुराया और फिर मुझे गले लगा लिया। कुछ पल तक हम दोनों वैसे ही खड़े रहे, फिर वो बाहर चला गया। मैं दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही, जब तक वो मेरी नज़रों से ओझल नहीं हो गया। उसके जाने के बाद मैं घर के अंदर आ गई, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत बेचैन था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। मैं खुद को समझाती रही कि मैं बेकार में ज़्यादा सोच रही हूँ, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। उस रात मैंने तय कर लिया था कि जैसे ही राजीव वापस आएगा, मैं उससे हर सवाल पूछूंगी। मैं उसे 60,000 रुपये वाले चेक के बारे में बताऊंगी। मैं उससे उस भिखारी के बारे में पूछूंगी जिसे मैंने बाजार में देखा था, और मैं उससे ये भी पूछूंगी कि आखिर उसके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। मैं सोच चुकी थी कि अब हमारे बीच कोई राज नहीं रहेगा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस इंसान का मैं इंतज़ार कर रही थी, वो उस रात कभी वापस ही नहीं आने वाला था, और मेरी ज़िंदगी कुछ ही घंटों में हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उसके जाने के बाद भी मैं बहुत देर तक दरवाजे की तरफ देखती रही थी। पता नहीं क्यों उस रात मेरा मन बिल्कुल भी शांत नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ बुरा होने वाला हो, लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि मैं बेकार में ज़्यादा ही सोच रही हूँ, और अपने कामों में लग गई। मैं घर का काम करती रही, खाना बनाया, बर्तन साफ किए, और फिर उसके आने का इंतज़ार करने लगी। रात धीरे धीरे बीत रही थी, लेकिन राजीव का कोई पता नहीं था। मैं बार बार घड़ी देख रही थी और हर गाड़ी की आवाज़ सुनकर दरवाजे की तरफ देखने लगती थी। तभी अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। मैंने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक आदमी की गंभीर आवाज़ आई। उसने पूछा, क्या आप राजीव की पत्नी प्रिया बोल रही हैं? मैंने घबराकर कहा कि जी हाँ, मैं ही बोल रही हूँ। फिर उसने जो कहा, उसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई।
वो बोला कि मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, आपके पति का बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया। उनकी गाड़ी में आग लग गई थी और हालत इतनी ख़राब थी कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। उसकी बात सुनते ही मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया। मुझे लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया एक पल में ख़त्म हो गई हो। मेरे कानों में आवाज़ें गूंज रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। मेरी सांसें तेज़ हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर से सारी ताकत निकल गई हो। किसी तरह मैंने खुद को संभाला और लोगों की मदद से उस जगह पहुंची जहां हादसा हुआ था। वहां पहुंचकर जो मैंने देखा, उसे देखकर मेरा दिल फट गया। पूरी गाड़ी जल चुकी थी, चारों तरफ पुलिस वाले खड़े थे और लोगों की भीड़ लगी हुई थी। मैं वहीं ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुछ घंटे पहले जो इंसान मेरे सामने खड़ा था, जो मुझसे हंसकर बातें कर रहा था, वो अब इस दुनिया में नहीं था। थोड़ी ही देर बाद ये खबर राजीव के छोटे भाई रवि को भी मिल गई थी और वो भी वहां पहुंच गया था। उसके चेहरे पर दुख था, लेकिन न जाने क्यों मुझे उसका दुख कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे वो रो तो रहा हो लेकिन उसके आंसू दिल से नहीं निकल रहे हों। उस समय मैं इतनी टूट चुकी थी कि किसी बात पर ध्यान देने की हालत में नहीं थी। अगले दिन राजीव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मैं पूरे समय बस रोती रही। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जीने की वजह ही खत्म हो गई हो। मेरे माँ बाप पहले ही इस दुनिया में नहीं थे। मामा मामी से भी मेरा रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा था और अब राजीव भी मुझे छोड़कर चला गया था। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। अंतिम संस्कार के बाद रवि मेरे साथ उसी घर में रहने लगा, क्योंकि अब मेरा और उसका एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वो हमेशा अजीब लगता था। राजीव ने मुझे बताया था कि रवि पढ़ाई करता है और हॉस्टल में रहता है, लेकिन उसकी कई बातें मुझे समझ नहीं आती थी। वो अक्सर देर रात तक किसी से फ़ोन पर बात करता रहता था और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचती, वो फ़ोन काट देता था। पहले मैंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि वो मुझसे कुछ छिपा रहा है। एक दिन मैं रसोई में काम कर रही थी, तभी मैंने देखा कि रवि आंगन में खड़ा होकर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन कुछ शब्द मेरे कानों तक पहुंच गए। वो कह रहा था कि तुम फिक्र मत करो, बस थोड़ा इंतज़ार करो। पहले एक आदमी को रास्ते से हटाना है, फिर मैं तुम्हें यहाँ ले आऊँगा। उसकी बात सुनकर मैं एकदम रुक गई। मेरे हाथ से गिलास लगभग छूट ही गया था। मैं समझ नहीं पाई कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। किसे रास्ते से हटाने की बात कर रहा है और किसे यहाँ लाने की बात कर रहा है। मैं चुपचाप वहीं खड़ी सुनने की कोशिश करती रही, लेकिन तभी उसने मुझे देख लिया और तुरंत फ़ोन काट दिया और फिर ऐसे दिखाने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं वापस अपने कमरे में आ गई, लेकिन मेरे दिमाग में उसकी बातें घूमने लगी। उस रात मैं सो नहीं पाई और बार बार उसी के बारे में सोचती रही। फिर कुछ दिनों बाद मुझे एक और ऐसी बात पता चली जिसने मुझे पूरी तरह हैरान कर दिया। एक दिन रवि जल्दी जल्दी घर से निकला और अपना फ़ोन कमरे में ही भूल गया था। तभी उसके फ़ोन पर लगातार कॉल आने लगी। मैं पहले तो फ़ोन को अनदेखा करती रही, लेकिन जब बार बार कॉल आने लगी तो मैंने स्क्रीन की तरफ देखा। वहाँ एक लड़की का नाम लिखा हुआ था। कुछ देर बाद एक मैसेज भी आया जिसमें लिखा था कि तुम कब तक मुझे वहाँ बुलाओगे, मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकती। ये पढ़कर मैं हैरान रह गई, क्योंकि राजीव हमेशा कहता था कि रवि अभी पढ़ाई कर रहा है और उसका ध्यान सिर्फ अपने भविष्य पर है, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि बात कुछ और ही है। धीरे धीरे मुझे पता चला कि रवि की शादी हो चुकी थी और उसने ये बात मुझसे भी छिपाई थी और अपने भाई राजीव से भी। उसने कभी खुलकर इसका जिक्र नहीं किया था। मैं ये सोचकर हैरान थी कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि उसने अपनी शादी की बात सबसे छिपाकर रखी, और अगर उसकी पत्नी थी तो वो यहाँ क्यों नहीं रहती थी। मेरे मन में एक के बाद एक सवाल उठने लगे थे और अब मुझे लगने लगा था कि राजीव की मौत और रवि का राज शायद किसी न किसी तरह आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन उस समय मेरे पास कोई पक्का सबूत नहीं था, सिर्फ शक था। और मैं जानती थी कि जब तक सच्चाई मेरे सामने नहीं आ जाती, तब तक मुझे बहुत संभल कर रहना होगा, क्योंकि अब मुझे महसूस होने लगा था कि इस घर में सिर्फ राजीव की मौत का दुख ही नहीं, बल्कि कोई बहुत बड़ा रहस्य भी छुपा हुआ है, जो धीरे धीरे मेरे सामने आने वाला था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी इतनी जल्दी बदल जाएगी। राजीव की मौत के बाद मेरे दिल में सवालों का एक तूफान खड़ा हो गया था, लेकिन उन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। मैं और रवि एक ही घर में रहते थे, लेकिन हमारे बीच लगभग कोई बात नहीं होती थी। वो अपने काम में लगा रहता था और मैं अपनी दुनिया में खोई रहती थी। घर में हर समय एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। कभी जो घर हंसी और बातों से भरा रहता था, अब वो मुझे किसी सुनसान जगह जैसा लगने लगा था।
मैं जिस कोने को देखती थी वहाँ मुझे सिर्फ राजीव की याद आती थी। कभी उसकी मुस्कान याद आती थी, कभी उसकी बातें याद आती थी और कभी उसके सपने याद आते थे। वो हमेशा कहता था कि एक दिन हम अपना बड़ा सा घर बनाएंगे, अपनी गाड़ी होगी और हम बहुत खुश रहेंगे। लेकिन अब वो खुद ही मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चला गया था। मैं कई कई घंटे बैठकर उसके बारे में सोचती रहती थी, अपने सपनों के बारे में सोचती थी, उसके उन अधूरे वादों के बारे में सोचती थी और उस ट्रक के बारे में भी सोचती थी जिसे वो अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी ज़िंदगी अब किस दिशा में जा रही है और मुझे आगे क्या करना चाहिए। समय बीत रहा था लेकिन मेरे घाव भरने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस दिन मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी रवि मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और बहुत रूखे अंदाज में बोला, आप इस घर से निकल जाइए। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा, अब मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है और आपका रिश्ता भी सिर्फ उसी की वजह से था। अब जब वो नहीं रहा तो इस घर पर आपका कोई हक नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि आप यहाँ से चली जाइए। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने खुद को संभाला और उससे कहा, अगर तुम्हें अपनी पत्नी को इस घर में लाना है तो ले आओ, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैं कहाँ जाऊँगी? इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है और ये घर सिर्फ तुम्हारे भाई का नहीं था, मेरा भी घर था। मैं यहाँ किसी कोने में रह लूँगी, मुझे तुम लोगों की ज़िंदगी में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन रवि पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो और ज़्यादा गुस्से में बोला, नहीं, मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूँगा। आपकी वजह से हमारी प्राइवेसी ख़राब होगी और सच कहूँ तो मैं आपको इस घर में एक दिन भी और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी बातें मेरे दिल को चीर रही थी। मैं लगातार उससे विनती करती रही, लेकिन वो तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। फिर अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे दरवाजे की तरफ घसीटने लगा। मैं डर गई थी और उससे कह रही थी कि ऐसा मत करो, लेकिन उसके अंदर जैसे ज़रा भी इंसानियत नहीं बची थी। उसने दरवाज़ा खोला और मुझे घर से बाहर धक्का दे दिया। आधी रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था और सड़क लगभग सुनसान थी। मैं अपना संतुलन खो बैठी और ज़मीन पर गिरने ही वाली थी कि तभी किसी ने पीछे से आकर मुझे पकड़ लिया। मैं डर कर पलटी तो देखा कि एक पुलिस अधिकारी मेरे पीछे खड़ा था। अगर वो मुझे ना पकड़ता तो शायद मैं बुरी तरह ज़मीन पर गिर जाती। पुलिस अधिकारी ने मुझे संभाला और फिर रवि की तरफ देखा। उसकी आंखों में सख्ती साफ दिखाई दे रही थी। उसने गुस्से में रवि से पूछा, ये सब क्या हो रहा है और तुम एक औरत को आधी रात में इस तरह घर से बाहर क्यों निकाल रहे हो? रवि कुछ पल के लिए घबरा गया और उसके चेहरे का रंग उड़ गया, जबकि मैं अब भी सदमे में खड़ी थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये पुलिस अधिकारी वहाँ कैसे पहुँचा था। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि उसकी आंखों में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे पहले से जानता हो। और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इस रात के बाद मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच मेरे सामने आने वाला था। मैं अभी भी सड़क पर खड़ी थी और समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी मैंने उस पुलिस अधिकारी से पूछा, आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? तब वो रवि की तरफ देखते हुए बोला, मैं तुम्हारे भाई के केस की जांच कर रहा हूँ और उसी सिलसिले में मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली हैं जिनके बारे में मुझे तुम लोगों से बात करनी है। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक सोने का सेट मेरी तरफ बढ़ाया और बोला, ये हमें उस गाड़ी से मिला है जो हादसे में पूरी तरह जल चुकी थी। ये सेट सुरक्षित बच गया था और इसके साथ जो कागज़ मिला है उसमें आपका नाम लिखा हुआ है। ये शायद आपके लिए बनवाया गया था। ये सुनते ही मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैंने ये सेट पहले कभी नहीं देखा था। रवि भी एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभालते हुए कहा कि मैं कल थाने आकर सारी बात करूंगा। और इतना कहकर वो जल्दी से घर के अंदर चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं वहीं खड़ी रह गई। मेरे पास अब कहीं जाने की जगह नहीं थी। तभी वो पुलिस अधिकारी मेरी तरफ मुड़ा और नरम आवाज़ में बोला, मेरा नाम राज है और अगर आप चाहें तो मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। वहाँ मेरी माँ और मेरी बहन रहती है। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ पल तक उसे देखती रही। फिर मैंने सोचा कि इतनी रात में मैं और कहाँ जाऊँगी, इसलिए मैंने उसके साथ जाना ही ठीक समझा। वो मुझे अपने घर ले गया। वहाँ पहुँचकर उसकी माँ और उसकी बहन ने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया। उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, बल्कि पहले मुझे पानी दिया, फिर खाना खिलाया और कहा कि अब किसी बात की चिंता मत करो, तुम सुरक्षित हो। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि राजीव की मौत के बाद पहली बार किसी ने मेरे साथ इतना अपनापन दिखाया था।
खाना खाने के बाद उन्होंने मुझे एक कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया। मैं बिस्तर पर लेटी तो ज़रूर थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मेरे दिमाग में हज़ारों सवाल घूम रहे थे। फिर न जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह जब मेरी नींद खुली तो किसी की मीठी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मैं उठकर बैठी तो देखा कि राज की बहन मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो बोली, दीदी उठ जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। उसकी आवाज़ में इतना अपनापन था कि मुझे लगा जैसे मैं उसे बहुत समय से जानती हूँ। मैंने हाथ मुंह धोया और उसके साथ बैठकर नाश्ता किया। वो लगातार मुझसे बातें करती रही ताकि मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाए। थोड़ी देर के बाद राज भी वहाँ आ गया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उसने कुर्सी खींची और मेरे सामने बैठ गया। फिर बोला, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। उसकी आवाज़ सुनकर मेरा दिल घबराने लगा। मैंने धीरे से पूछा, कैसी बात? तब उसने गहरी सांस ली और बोला, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनना आपके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन आपको सच्चाई जाननी चाहिए। मैं चुपचाप उसकी तरफ देखने लगी। तब वो बोला, आपका पति सिर्फ ट्रक चलाने का काम नहीं करता था, वो कुछ गैर कानूनी लोगों के संपर्क में था और कई बार ऐसे सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था जिसे कानूनन ले जाना गलत था। ये सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों तले ज़मीन खींच ली हो। मैंने तुरंत कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजीव ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो तो बहुत अच्छा इंसान था। राज ने धीरे से कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरा इंसान था, लेकिन कई बार लोग मजबूरी में गलत रास्ते चुन लेते हैं। उसके पास जो अचानक पैसे आते थे उनका कारण यही था, वो सिर्फ ट्रक चलाने से इतनी कमाई नहीं कर सकता था। मैं स्तब्ध बैठी रह गई क्योंकि अचानक मेरे सामने कई पुरानी बातें साफ होने लगी। 60,000 रुपए का चेक, महंगे कपड़े, अचानक आने वाले पैसे और उसके कई रहस्य जिनके बारे में वो कभी खुलकर बात नहीं करता था। फिर राज ने वो सोने का सेट मेरी तरफ बढ़ाया और बोला, ये सेट उसने आपके लिए बनवाया था, अपनी कमाई से बनवाया था। वो शायद आपको किसी खास दिन देना चाहता था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि मुझे याद आया कि वो हमेशा कहता था कि एक दिन वो मुझे बहुत खुश रखेगा और शायद ये उसी की कोशिश थी। फिर मैंने धीरे से पूछा, लेकिन उसकी वसीयत के बारे में क्या? वो तो कहता था कि उसने सब कुछ मेरे नाम कर दिया। राज ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई वसीयत हमें नहीं मिली और अभी तक की जांच में ऐसा कोई दस्तावेज सामने नहीं आया। हो सकता है उसने कभी वसीयत बनाई ही ना हो या फिर किसी से उसे छिपा दिया हो, लेकिन फिलहाल हमारे पास उसका कोई सबूत नहीं है। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। मुझे लग रहा था जैसे जिस जिंदगी को मैं अब तक सच समझती रही वो आधी झूठ और आधे रास्ते भरी हुई थी। लेकिन मेरे दिल के अंदर एक बात अब भी बार बार उठ रही थी, अगर राजीव सच में ऐसे लोगों के साथ जुड़ा हुआ था तो फिर उसका एक्सीडेंट सिर्फ एक हादसा था या फिर उसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी हुई थी। और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इस सवाल का जवाब मेरी ज़िंदगी को एक बार फिर पूरी तरह बदल देने वाला था। राज ने मुझे भरोसा दिलाया था कि जो लोग राजीव के साथ थे और जिन्होंने उसे गलत रास्ते पर धकेला था वो बहुत जल्द पकड़े जाएंगे और वो खुद इस मामले की पूरी जांच कर रहा है। उसने मुझसे कहा था कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, सच ज़रूर सामने आएगा। उसकी बात सुनकर मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली मिली थी क्योंकि पहली बार मुझे लग रहा था कि कोई है जो सच में राजीव के लिए न्याय दिलाना चाहता है। समय धीरे धीरे बीतने लगा और इसी बीच राज की माँ और उसकी बहन से भी मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो दोनों मेरा इतना ख्याल रखती थी कि कई बार मुझे लगता था जैसे मैं अपने ही परिवार के बीच हूँ। राजीव के जाने के बाद जो खालीपन मेरी ज़िंदगी में आ गया था उसे उन्होंने अपने प्यार और अपनापन से थोड़ा कम कर दिया था। राज के घर के बिल्कुल बगल में एक छोटा सा घर था जो उसी का था। वो कई सालों से खाली पड़ा हुआ था। एक दिन मैंने राज से कहा कि मैं वो घर खरीदना चाहती हूँ। उसने मुस्कुराकर कहा कि अगर तुम लेना चाहती हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, वैसे भी हम उसे बेचने के बारे में ही सोच रहे थे। मैंने उससे कहा कि ठीक है, फिर मैं वो घर खरीद लेती हूँ और कुछ ही दिनों में वो घर मेरे नाम हो गया। मैंने उसकी मरम्मत करवानी शुरू कर दी, दीवारें ठीक करवाई, छत की मरम्मत करवाई और पूरे घर को नया जैसा बनवा दिया। जब तक काम चलता रहा मैं राज के घर में ही रहती रही क्योंकि वहाँ मुझे सुरक्षा और अपनापन दोनों मिल रहे थे। एक दिन शाम को राज मेरे पास आया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। वो मेरे सामने बैठ गया और बोला, मुझे तुमसे राजीव के केस के बारे में बात करनी है। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने तुरंत पूछा, क्या हुआ? उसने गहरी सांस ली और बोला, वो लोग पकड़े गए जिन्होंने राजीव को मारने की कोशिश की थी और जिन्होंने उसके ट्रक में आग लगाई थी। ये कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं था। उन्होंने उसकी हत्या की थी और फिर उसे हादसा दिखाने की कोशिश की थी।
उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतने दिनों से मैं जिस सच्चाई का इंतजार कर रही थी वो आखिर सामने आ गई थी। मुझे दुख भी हो रहा था और सुकून भी, क्योंकि अब कम से कम मुझे पता था कि राजीव की मौत सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि उसके पीछे कुछ लोगों की साजिश थी। मैंने राज का धन्यवाद किया, क्योंकि अगर ये केस इतनी ईमानदारी से ना देखता तो शायद कभी सच सामने नहीं आता। उस रात बहुत दिनों बाद मुझे सुकून की नींद आई थी। अगले दिन मैंने राज से कहा कि मैं राजीव के ट्रक को ठीक करवाना चाहती हूँ। वो हैरानी से मेरी तरफ देखने लगा और बोला, लेकिन वो ट्रक तो लगभग पूरी तरह जल चुका है, उसे ठीक करवाना आसान नहीं होगा। मैंने कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जितना समय लगे और जितने पैसे लगे, मैं उसे फिर से पहले जैसा देखना चाहती हूँ, क्योंकि वो सिर्फ एक ट्रक नहीं था, वो राजीव का सपना था, उसकी पहचान था और उसकी सबसे प्यारी चीज़ थी। राज कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम सच में चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। हम दोनों उस ट्रक को लेकर एक बड़े मैकेनिक के पास गए। उसने ट्रक को ध्यान से देखा और फिर बोला, काम बहुत मुश्किल है, पैसे भी काफ़ी सारे लगेंगे और समय भी काफ़ी लगेगा। मैंने बिना सोचे कहा, कोई बात नहीं, जितने पैसे लगे लगा दीजिए, बस इसे ठीक कर दीजिए। फिर मैंने उस ट्रक की पुरानी तस्वीरें दिखाई ताकि वो उसे पहले जैसा बनाने की कोशिश कर सके। उसने काम शुरू कर दिया और मैं अक्सर जाकर उसका काम देखती रहती थी। कुछ दिनों बाद एक शाम राज की माँ मेरे पास आई। वो मेरे पास बैठ गई और धीरे धीरे इधर उधर की बातें करने लगी। फिर अचानक उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, बेटा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा कि जी माँ जी, कहिए, क्या बात है। वो कुछ पल तक चुप रही, फिर बोली, बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम राज से शादी कर लो। उनकी बात सुनकर मैं एकदम चुप हो गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि राज तुम्हें पसंद करता है, और सच कहूँ तो मैंने भी उसके अंदर बहुत बदलाव देखा है। जब से तुम उसकी ज़िंदगी में आई हो, वो पहले से ज़्यादा खुश रहने लगा है। फिर उन्होंने धीरे से कहा कि कुछ साल पहले राज की पत्नी की मौत हो गई थी। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। उसके बाद से राज ने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। उसने खुद को सिर्फ अपने काम और अपने परिवार तक सीमित कर लिया था। लेकिन जब से तुम आई हो, उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। मैं उनकी बातें चुपचाप सुनती रही। फिर मैंने धीरे से कहा, माँ जी, मैं राजीव से बहुत प्यार करती थी और आज भी उसे भूल नहीं पाई हूँ। मेरे लिए ये फैसला आसान नहीं है। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात कह रही हूँ। फैसला पूरी तरह तुम्हारा होगा, तुम जितना समय चाहो ले सकती हो। मैंने उनसे कहा कि मैं इसके बारे में सोचकर बताऊंगी। उन्होंने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया और वहाँ से चली गई। लेकिन उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाई। मैं बिस्तर पर लेटी हुई छत को देखती रही और बार बार उन्हीं बातों के बारे में सोचती रही। एक तरफ राजीव की यादें थीं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकती थी, और दूसरी तरफ राज था जिसने मेरे सबसे मुश्किल समय में मेरा साथ दिया था, जिसने मुझे सहारा दिया था, मुझे सुरक्षा दी थी और मेरे लिए न्याय भी दिलाया था। मैं बार बार खुद से यही सवाल पूछ रही थी कि क्या किसी इंसान को दूसरा मौका देना गलत होगा, या फिर ये राजीव की यादों के साथ बेवफाई होगी। और पूरी रात इन्हीं सवालों के बीच बीत गई, जबकि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले दिनों में मेरा दिल मुझे किस दिशा में ले जाने वाला था। सुबह होते ही मेरे मन में फिर वही बातें घूमने लगीं जिनके बारे में मैं पूरी रात सोचती रही थी। मैं अभी अपने विचारों में खोई हुई थी कि तभी राज की माँ दोबारा मेरे घर पर आ गई। उन्होंने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, मैंने जो बात कल कही थी उसके बारे में कुछ सोचा क्या? मैंने कुछ पल उनकी तरफ देखा, फिर धीरे से हाँ में सर हिला दिया। मेरी बात सुनते ही उनके चेहरे पर खुशी आ गई। उन्होंने तुरंत मुझे गले लगा लिया और उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे। शायद वो बहुत समय से यही सुनना चाहती थी। इसके बाद सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हुआ। किसी तरह का शोर शराबा नहीं हुआ, ना कोई बड़ी रस्में हुई और ना ही कोई दिखावा किया गया। कुछ ही दिनों बाद बहुत सादगी से मेरी और राज की शादी हो गई। शादी के दिन मेरे दिल में कई तरह की भावनाएं थी। मैं खुश भी थी और भावुक भी, क्योंकि ज़िंदगी मुझे एक नई शुरुआत का मौका दे रही थी। शादी के बाद जब पहली रात आई तो हम दोनों कमरे में बैठे हुए थे। कमरे में हल्की सी खामोशी थी और मैं थोड़ी झिझक भी महसूस कर रही थी। तभी राज मेरे पास आकर बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, देखो, तुम जैसी हो बिल्कुल वैसी ही रहना। तुम्हें अपने आप को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा वैसी ही मुस्कुराती रहो जैसे अभी मुस्कुरा रही हो। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर वो अचानक बोला, अरे, मैं तो तुम्हारे लिए लाया हुआ तोहफा देना ही भूल गया। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी
और पूछा कौन सा तोहफा। वो बोला चलो मेरे साथ बाहर, चलकर देख लो। फिर वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से बाहर ले गया। रात का समय था और बाहर हल्की हवा चल रही थी। जैसे ही मैं बाहर पहुंची, मेरी नज़र सामने खड़ी एक चीज़ पर पड़ी और मैं कुछ पल के लिए वहीं रुक गई। मेरे सामने वही ट्रक खड़ा था जिसे मैं कभी राजीव की सबसे प्यारी चीज़ कहा करती थी। वही ट्रक जो हादसे में जल गया था, वही ट्रक जिसे मैंने फिर से पहले जैसा बनाने की जिद की थी। अब वो बिल्कुल नया लग रहा था, जैसे कभी उसके साथ कुछ हुआ ही न हो। उसे देखते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उसे बस देखती रह गई। मेरे लिए वो ट्रक सिर्फ एक ट्रक नहीं था, वो मेरी यादों का हिस्सा था। उसमें राजीव के सपने बसे हुए थे, उसकी मेहनत बसी हुई थी और उसका प्यार बसा हुआ था। मैं रो रही थी और राज चुपचाप मुझे देख रहा था। कुछ देर के बाद मैंने उसकी तरफ देखा तो वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, शायद तुम्हें लग रहा होगा कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम अपने पहले पति को याद करके रो रही हो। मैंने उसकी बात सुनी, लेकिन वो तुरंत बोला, सच कहूँ तो मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। अगर मुझे इससे परेशानी होती तो मैं इस ट्रक को कभी भी ठीक नहीं करवाता। मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे लिए कितना खास है और मैं तुम्हारी यादों से लड़ना नहीं चाहता। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में उसके लिए सम्मान और बढ़ गया। मैं तुरंत उसके पास गई और उसे गले लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैंने धीमी आवाज में कहा कि धन्यवाद। उसने हंसते हुए कहा, अरे इस तरह बाहर खड़े होकर कोई धन्यवाद नहीं करता। अंदर चलो वरना कोई देख लेगा। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी और बहुत दिनों बाद दिल से हंसी थी। फिर वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर के अंदर ले गया। शादी के बाद का जीवन बहुत शांत और सुकून भरा था। राज कभी मुझसे किसी बात की शिकायत नहीं करता। उसने कभी मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला और ना ही मुझसे कोई ऐसी उम्मीद रखी जो मैं पूरी ना कर सकूं। वो हमेशा मेरी भावनाओं की इज्जत करता था और मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखता था। कई बार तो मुझे बिना बताए ही वो मेरी पसंद की चीज़ें लेकर आ जाता था और जब मैं पूछती थी कि तुम्हें कैसे पता चला, तो वो बस मुस्कुराकर कह देता था कि जो लोग दिल से किसी की परवाह करते हैं उन्हें सब कुछ पता चल जाता है। राज की माँ भी मुझे अपनी बेटी की तरह मानती थी और उसकी बहन भी मुझे हमेशा अपने साथ रखती थी। उस घर में मुझे कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि मैं किसी और परिवार का हिस्सा हूँ, बल्कि ऐसा लगता था जैसे मैं हमेशा से वहीं थी और धीरे धीरे जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगी थी। मेरे जीवन में दुख कम हो गए थे और खुशियाँ बढ़ने लगी थी, लेकिन एक बात कभी नहीं बदली और वो थी राजीव की याद। मैं आज भी उसे नहीं भूल पाई थी। उसकी याद आज भी मेरे दिल में जिंदा थी। जब भी मैं उस ट्रक को देखती थी, मुझे उसकी बातें याद आ जाती थी, उसके सपने याद आ जाते थे और वो रात याद आ जाती थी जब उसने मुझसे कहा था कि अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस लौट आऊँगा। जिंदगी ने मुझे आगे बढ़ना सिखा दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहे इस दुनिया में रहें या न रहें, हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहते हैं। राजीव मेरे लिए उन्हीं लोगों में से एक था और शायद हमेशा रहेगा। लेकिन आज मैं ये भी जानती थी कि जब ऊपर वाला किसी का सहारा छीनता है तो किसी और को उसका सहारा बनाकर भेज भी देता है। और मेरी ज़िंदगी में वो सहारा राज था, जिसने बिना कोई सवाल किए, बिना कोई शिकायत किए मुझे अपनाया, मेरी टूटी हुई ज़िंदगी को फिर से जोड़ दिया और मुझे दोबारा मुस्कुराना सिखा दिया। और आज मैं अपने परिवार के साथ खुश थी, संतुष्ट थी और हर दिन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती थी कि उन्होंने मुझे दर्द भी दिया और उस दर्द से बाहर निकलने की ताकत भी दी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।